राम राम टाबरो। ख्यान के हाल चाल आनंद। बिल्कुल शानदार पढ़ाई चल रही होगी आपकी, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। और जो अभी अपने इतने वीडियो आए होंगे बढ़िया देखा होगा आपको, शायद अच्छा लगा होगा आपको। कुछ और भी आपके सुझाव हो तो बताना। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले अपन क्या थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ना, बातचीत करनी चाहिए कभी कभी। हाँ, अब देखो आसपास देखो, भगवान ने ना कितना शानदार संसार बनाया आजकल। देखो आसपास नदियां हैं, पहाड़ है ना, तालाब है, नदियां हैं, झीलें हैं, आपके घर में कुर्सी होगी, पंखा होगा, बहुत सारी चीजें हैं आसपास, है ना। और उन सबके अपन आनंद लेते हैं ना, कभी फल फ्रूट खाने के आनंद लेते हैं, मिठाई खाने के आनंद लेते हैं। अभी मकर संक्रांति निकली है ना। और मकर संक्रांति पे आपने बढ़िया से आराम से तिल के लड्डू खाए होंगे। प्रकृति में देखो कितनी शानदार शानदार चीजें हैं, पर लेकिन इसका आनंद लेने के लिए, यानी इनको महसूस करने के लिए, है ना, अपने को किस चीज की जरूरत होती है। भगवान ने कुछ इनको महसूस करने के लिए बहुत सारी अपने को चीजें दी, मुख्यतः जिन्हें 5 चीजें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, है ना। जैसे अपन कोई फल फ्रूट खा रहे हैं तो अपने को कुछ स्वाद आ रहा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई नमकीन है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें होती खाने पीने की, है ना। तो उसमें क्या आपकी आपकी स्वादेंद्रिय है ना, आपकी जीभ है, उसमें अलग अलग आपको स्वाद आता है। इसी प्रकार से कहीं बदबू आ रही है, कहीं अच्छी अच्छी सुगंध आती है ना, कोई अगरबत्ती की शानदार खुशबू आ रही हो, कोई सेंट वेंट लगा रही हो, कोई तो ना बढ़िया मस्त खुशबू आवे, कोई नए धोए बोले पसीना की बास आवे, तो वो कहाँ से आती है? वो अपने नाक से अपन महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की एक बहुत शानदार अपनी ज्ञानेंद्रिय है जिसका नाम है आंखें। देखो आंखें कितने संसार को अपने देखने के लिए, सोचो आपकी आंखें नहीं हो तो क्या होगा। क्या आप इन पहाड़ को देख पाओगे, सुंदर दृश्यों को देख पाओगे, सूर्य को देख पाओगे, रात दिन, सर्दी गर्मी मौसम, कितने शानदार मौसम होते हैं, कितनी शानदार बारिश होती है, उसमें इंद्रधनुष निकलता है, उसको आप आंखों के द्वारा ही देखते हो। सबसे बड़ी बात देखो, मास्टर ने भी तो आंखें में देख रहा हो, सुबह शाम किताबा पढ़ा वो भी आंखें में देख रहे हैं आप। बिल्कुल आंखें बहुत शानदार ज्ञानेंद्रिय होती है। देखो आंखें, और आंखें पे तो देखो पूरा बॉलीवुड खत्म हो गया ना, पूरे गाने बने बता रही हैं क्या कायो काजल है ना, इन आंखों की मस्ती के, बहुत सारे गाने बने हो। देखो आंखों आंखों के बिना पूरा संसार कुछ नहीं है। सोचो आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाए, अंधेर हो जाए, आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल आप जो सोचो, बिल्कुल आप आंखों आंखों के बिना क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बेटा। पर है ना, आप मुझे अब एक प्रश्न पूछता हूँ आपको कि आप मुझे बताओ कि आप किसी वस्तु को देखने के लिए, कोई भी वस्तु देखने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सर्वभारत गीत गा रहे हो आंखें को, बिल्कुल आंखें सबसे पहली चीज क्या है, आंखें। बिल्कुल अगर आपकी आंखें बढ़िया 6x6 हो, चमकदार हो, शानदार आंखें हो, रोज शहद डालते हो आंखों में, गुलाब जल डालते हो, चमकदार आंखें, दूर दूर पर्वत देख लेते हो ना, सूर्य के ऊपर कौन डांस कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर कौन डांस कर रहा है, सब देख लेते हो, मान लिया बात। लेकिन आप बताओ ये सब चीजें अंधेरे में देख पाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाओगे आप अंधेरों में। यानी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? प्रकाश की, बिल्कुल प्रकाश की। और जिस वस्तु को देखने की उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो 2-3 चीजें चाहिए। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि रात में लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो आप किससे प्रकाश करते हो किसी वस्तु को? आपको क्या आपकी किताब को ढूंढना, भाई किताब कहाँ पड़ी? अब तो आप तो नकटे नसरडे हो, किताबों को इधर उधर फेंक देते होंगे। आपको पेन मिलता होगा ना, किताब मिलती होगी, तो आप क्या करते होंगे कि रात में मम्मी को बोलते हैं मम्मी लाइट चली गई अब क्या करूं, तो मम्मी बोलती ले टॉर्च ले ढूंढ, लेकिन पढ़ तू, नाटक नहीं करना, बिल्कुल पढ़ाई में बेईमानी नहीं करनी, ये ले टॉर्च ले किताब लेके ढूंढ। फिर तेरे को लालटेन में पढ़ाएंगे, मोमबत्ती पढ़ाएंगे, जिसमें उनकी जो भी सुविधा होगी आपके पास उससे पढ़ाया जाता है ना। तो आप टॉर्च लेके देखते हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, मान लो आपकी ये किताब है, इस किताब को आपको देखना है, तो आपके टॉर्च आपकी आंखों में डालोगे, इस वस्तु पर डालोगे? उन्होंने सर मैं तो वस्तु पर डाला ना, जिन्हें भी देख लो ना वो चीज पे मैं टॉर्च डाला, टॉर्च में कहीं वो सा प्रकाश। यानी प्रकाश क्या करता है, देखो ये आपकी आंखें हैं मान लो, है ना, और यहाँ आपने क्या किया, इस टॉर्च से आपने प्रकाश डाला, टॉर्च से क्या डाला, प्रकाश डाला, तो ये प्रकाश इससे टकरा कर है ना आपकी आंखों पर आता है। एक्चुअली ये आपको एक किरण दिखाई दे रही है ना, लेकिन किरण का पुंज होता है, कोई भी होता है, इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकाश डलता है और ये परावर्तित होकर आपके पास आता है टकराकर। जब भी कोई वस्तु से प्रकाश ऐसे टकराकर आंखों में आता है ना, उस प्रकाश का नाम अलग हो जाता है, उसका नाम होता है परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश यानी अपन आंखें और प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश कौन सा होना चाहिए? परावर्तित प्रकाश, यानी उस वस्तु से टकराकर, या कोई कोई वस्तु तो प्रकाश भी उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य हो गया ना, तो ये अगर मान लो खुद से ही प्रकाश निकल रहा हो, तारे से निकल रहा है ना, सूर्य से निकल रहा है, तो या तो खुद उत्सर्जित कर रहा हो, या उस वस्तु पर प्रकाश टकराकर अगर अपनी आंखों पे गिरे
तो वस्तु अपने को दिखाई देती है। आ गई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज अपन कहां से शुरू कर रहे हैं? प्रकाश से। किससे शुरू कर रहे हैं? प्रकाश से। तो अब देखो प्रकाश होता क्या, आज टॉपिक हेडिंग डाल लो भाई सब, प्रकाश। कॉपी पेन लेके बिल्कुल रोज बेटा करो, बिना कॉपी पेन कुछ नहीं होता है। प्रकाश, शानदार नोट्स बना रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। लाइट, प्रकाश। अब प्रकाश पार्ट में सबसे पहले आपको परावर्तन पढ़ना होगा, जैसे भी आपने देखा बिल्कुल परावर्तन थे, सब जानते हो। क्या जानते हो साहब? हाँ हाँ, छोटा अखबार भी थे, छोटा ही हो, कोई कोई तरह का और भी देखता हो, कपेड़ी इंसान हो, वह कहीं करे यो आप बात सामने देख रहे हो साहब, एक तोतो बैठो, बिल्कुल तोतो बैठो सामने, और तोता ना पटकर आज आपने नकल लेना सीधो तो पकड़ न सको, तार वार में बैठो तो कहीं करो आप, लियो कांच उठी सूर्य का प्रकाश हो कहना उन्हें कांच न अश्व एडजस्ट करी माटो ऊपर पेड़ी चलको, कई पेड़ी साहब चलको कटी पटकनो उ तोता की आंख में जो ही चलको पटकियो उ लाइट धड़ाम सोट नीचे, और जार कपड़ों तोता ने पकड़ पिंजरा में, ओ तो आपनो हो गयो आज तोता के साथ बातें करनी, उन्हें बादाम खिलानो है ना, मस्त उनके साथ रहनो रोज है ना, शान पकड़ियो ही रवि तो बिल्कुल वो चलको जो पड़ियो वही परावर्तन है, कही है वो जो चलको पड़ियो वही कही है परावर्तन। अब कही हो देखो सुनो कि आपका सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ी? कांच पर। क्या कांच के आर पार वो प्रकाश चला गया जिसे आप पारदर्शी कहते हो? नहीं। तो जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। क्या कहेंगे उसे? अपारदर्शी माध्यम। और वो जो प्रकाश आया कांच पर टकराकर तोते की आंख पर गिरा, ठीक है, तो प्रकाश उधर से आया, ये कांच से टकराया, और आपने इसका एंगल इस प्रकार से कोण से बनाया कि उसकी आंख पे गिरा, तो ऐसे देखो निशान बन रहा है, जैसे इधर से आया और इधर से ही वापस चला गया, इधर से आया इधर से चला गया, यानी जब को अब इसी को क्या कहेंगे? परावर्तन। लेकिन इसको अच्छी भाषा में अपन कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, वैसे होता है किरण पुंज, पर अपन साधारण रूप से एक किरण थोड़ी आती भाई प्रकाश, बहुत सारी किरणें आती हैं, उसको किरण पुंज बोला जाता है ना, बंडल पूरा। लेकिन अपन साधारण भाषा में लिखने के हिसाब से ऐसे लिखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती या उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन। ये भी शानदार तरीके से पे लिखेंगे। अब आगे एक चीज और सुन लो, ये तो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आपके यहाँ पर क्या होते हैं, देखो प्रकाश का एक डायग्राम बना देता हूं मैं, देखो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आपने देखा कांच, है ना, तो कांच के आप देखा होगा कभी कभी मस्ती की होगी, है ना, कांच आपके घर में होता है, मान लो खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो आप पीछे उसको या तोड़ देते होंगे, तुम नकटे नसड़े, मुझे पता है बहुत सारे कांच तोड़े होंगे तुमने। हाँ, उसके पीछे आपने देखा होगा कांच के पीछे एक लेप लगा होता है ना, या तो लाल लाल लेप होगा, या थोड़ी महंगे कांच होंगे ना, तो उसके ऊपर किसका लेप होता है? चांदी का लेप होता है ना। तो आप गरीब आदमी अपना तो लाल लाल रेड ऑक्साइड को लेप हुआ है, हाँ, तो वो क्या करता है? उस प्रकार कांच को अपारदर्शी बना देते हैं, यानी उसके आर पार प्रकाश नहीं जाता। तो मैं इसके पीछे ऐसे लेप बना रहा हूँ, ये मान लो कोई कांच भी हो सकता है, ये कोई वस्तु भी हो सकती है जो अपारदर्शी हो ना, जैसे लकड़ी है कोई भी, ये सब अपारदर्शी आप सब जानते हो। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ से सूर्य की प्रकाश आ रहा साहब, ये प्रकाश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ गिरा साहब। अब यहाँ गिर के क्या करेगा? ये बिल्कुल इधर निकल जाएगा साहब, ये निकल गया साहब। ये तो आने वाली चीज और ये जाने वाली चीज, ये तो आने वाली चीज और ये जाने वाली चीज। आ गई बात समझ में? जो किरण आती है और इस अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, इस किरण को कहते हैं अपन आपतित किरण। क्या कहते हैं भाई? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। और ये जो किरणें चला गई, अब देखो परावर्तन होने के बाद ये किरण इधर गई है, इसको कौन सा क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे दोस्तों? परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। और एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, आप देखा होगा, आपने एक कोण पढ़ा होगा, आपने सॉरी त्रिभुज पढ़ा होगा। इस त्रिभुज में क्या होता है? देखो इस प्रकार का जो ये जो कोण है, जिसको आप कहते हो लंब भी कहते हो ना, तो ये लंब बनता है, आपने देखा होगा त्रिभुज के अंदर। इस कोण को आप क्या कहते हो? 90 डिग्री का कोण। तो एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, किस किस के मध्य? देखो ये यहाँ जो बिंदु, ये तीनों मिल रहे हैं यहाँ पर। ये एक तो सतह मिल रही है जिससे परावर्तन हो रहा है, और ये परावर्तित किरण और परावर्तित, इसको मिलाते हुए 90 डिग्री से एक लाइन खींचते हैं दोस्तों। देखो आडी टेढ़ी खींच जाए तो दिक्कत नहीं है, अपने को ये मानना। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं साहब? अभिलंब। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, अभिलंब। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया अभिलंब। अब यहाँ देखो, आपको पता है कि दो भुजाएं या दो किरणों के बीच की दूरी को आप कोण कहते हो, यानी इस अभिलंब और आपतित किरण से एक कोण बन रहा है भाई साहब, और इससे भी एक कोण बन रहा है। आ गई बात समझ में? इसे कहेंगे अपन आपतन कोण, और इसे क्या कहेंगे? देखो अभिलंब और परावर्तित किरण से बन रहा है, इसे कहेंगे परावर्तित
कोण। आ गई बात समझ में, आई और आर, थीटा आई और आर। अब यहाँ क्या होता है, देखो अगला जो पॉइंट आएगा ना उसका नाम क्या है, ये चित्र ना दोस्तों ये बहुत ध्यान से समझ लेना। इस चित्र से अभी आपको एक दो प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले कुछ नियम सुन लो परावर्तन के, फिर मैं एक साथ लिखा दूंगा इनको, आपको टेंशन, पहले ध्यान से सुन लो इनको। अब देखो होता क्या है, आपने पढ़ लिया ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है ना। सबसे पहली चीज तो आप ये देखते होंगे, देखो इसमें एक तो आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये देखो एक ही तल में। अब आप कहोगे सर एक ही तल का क्या मतलब है, बिल्कुल देखो ये किरण ऐसे आ रही है और ये ऐसी चली गई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये किरण ऐसे आई और ऐसी आपकी तरफ आंखों में आ गई हो, कहीं चल को पड़ रही हो ना, हो ना, बिल्कुल इधर से आई और इधर चली गई, ये एक ही तल में दोस्तों। अगर एक बिल्कुल सिंपल इस कागज पे अगर या बोर्ड पे मैं चित्र बना पा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक ही तल पर है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए आप एक ही तल में, तो पहला नियम परावर्तन के नियम पूछेंगे आपको दोस्तों एग्जाम में, हाँ बड़े प्रश्न में पूछा जाता है परावर्तन से, पर्यावर्तन की परिभाषा देते हुए उसके नियम बताइए, और ये चित्र के बारे में पूछा जाता है। अभी देखो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका पहला सेगमेंट। हाँ देखो पहला नियम तो क्या कहता है कि आपका ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई समझ में, बिल्कुल बढ़िया, आपने तो बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है क्लास के अंदर। हाँ दूसरा नियम क्या कहता है कि ये आपतन कोण है ना इस परावर्तित कोण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, देखो इसको कम करोगे ना तो ये भी कम हो जाएगा, इसको कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो ये अभिलंब है और देखो इसको मैं ना थोड़ा सा पास ला रहा हूँ, इधर की तरफ मोड़ रहा हूँ इसको ना, जैसे ही मैं इसको इधर मोड़ूंगा ना तो ये क्या होगा दोस्तों, इधर चला जाएगा। आ गई बात समझ में। और देखो और मोड़ो इसको, ये अभिलंब है दोस्तों और मैं इसको जैसे इधर 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 से मोड़ूंगा ना, ये बिल्कुल इधर पास आ जाएगी। देखो ये कोण और ये कोण फिर से बराबर हो जाएगा। अब एक और मजेदार चीज जहां से प्रश्न आता है, देखो सुनो, ये अपारदर्शी माध्यम, ये अभिलंब, ध्यान से समझना इस चीज को दोस्त। हाँ यहां से किरण आई, देखो इस अभिलंब से ही किरण आई। अब बताओ कितने डिग्री का कोण हो अभिलंब से, अरे साहब बिल्कुल कोण ही नहीं, दो बुझाए हो तो कोण बने, अटे तो कोण ही कोण है, 0 डिग्री का कोण, वेरी गुड। अब 0 डिग्री का कोण है ना, तो वापस परावर्तित किरण जो होगी वो भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री, यानी जहां से आई है ना ये वापस है ना ये वहीं चली जाएगी। ये ऐसा चित्र बनेगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लेना। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि जब अगर मान लो आपतित किरण अभिलंब पर आपतित होती है, आपतित किरण अभिलंब के ऊपर ही आपतित होती है, तो परावर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगी, या समझाइए चित्र द्वारा। तो आपको एक चित्र बनाना है और आपको बोलना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, क्योंकि जब प्रश्नानुसार ऐसा लिखना हमने को, प्रश्नानुसार आपतित किरण यदि अभिलंब पर आपतित होती है, बिल्कुल ये अभिलंब पर आपतित होती है, तो क्या होगा कि वो 0 डिग्री का कोण बना रही है, और नियमानुसार परावर्तित कोण भी 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसी अभिलंब पर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। आ गई बात समझ में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आधे चक्कर खा के गिर जाते हैं इस प्रश्न से। यहाँ चित्र बना के समझा दिया जाता है, ये चीज की कोई नहीं समझाता, ध्यान रख लेना, यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान से समझ लेना। हाँ ये प्रश्न आएगा और छपेगा, मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया, दोनों नियम समझा दिए। नियम क्या वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं, नाम याद रख लेना। और ये आपतन कोण और परावर्तित कोण ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं साहब, बराबर। अब देखो आपतित किरण से आपतन कोण बना, कोई ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। परावर्तित कोण से परावर्तित, बीच में विलंब भरा, इनको जोड़ के लिख लेना, बात समझ में आ गई। अब देखो या मिटा दूं, एक काम करता हूं, इनको मैं लिखा देता हूं, है ना, फिर अपन आगे की तरफ वीडियो चलाते हैं। तो 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप दोस्तों, एक बार इस चित्र का वापस करा दूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आप। हाँ भाइयों देखो मैंने बढ़िया सा यहाँ नोट्स के रूप में इसको लिख दिया है। एक बार ना आप इसको या तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। पर एक देखो यहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए ना एक चीज इस डायग्राम के अंदर, तो जैसे आपकी बुक में क्या है, थोड़ा बहुत डायग्राम इस प्रकार से उल्टा दे रखा है, या आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे ये कोई अपारदर्शी माध्यम है ना, और इधर से कोई किरण आ रही है, मतलब ये जो निशान दर्शाता है ये आने वाला दर्शाता है, और ये जो निशान है ना ये मतलब ये वापस जाने वाला दर्शाता है। तो आने वाले को हमेशा आपतित किरण कहेंगे। देखो ये निशान इधर की तरफ आने वाले पृष्ठ की तरफ है ना, तो आपके घर पे मेरे घर पे नहीं आ रही है किरण, है ना, ये किरण 22 जो है ये इस पृष्ठ की तरफ आ रही है। जो पृष्ठ की तरफ आने वाली जो किरण है, कोई भी किरण चाहे इधर से ले लो, चाहे ये हो सकता है ये पारदर्शी माध्यम ले लो, और कोई किरण मान लो इधर से आ रही हो, है ना, तो आने वाली चीज ये दर्शाएगी भाई इधर आ रही है, तो आने वाली हमेशा आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण, ये इधर से भेज दो आप इसको। तो मतलब कैसे भी चित्र बनाओ उससे डिपेंड, आपको तो ये देखना है कि तीर का निशान किधर है। तो
तीर का निशान इधर की तरफ, पृष्ठ की तरफ अगर कोई किरण आ रही है तो उसे आपतित किरण, और जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया? मिटा दूं? ओके। ठक 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 ठक, थारी आँखों को यो काजल। तो ठीक है साहब, अभी आपको बढ़िया सा बता दिया है कि परावर्तन की किस प्रकार परिभाषा हो सकती है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसे छाप देना, बढ़िया शानदार नंबर आएंगे, ध्यान रखिए ना। हाँ, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, देखो कि परावर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। परावर्तन के प्रकार, अभी आपने देखा परावर्तन के नियम, है ना, नियम, और परावर्तन के प्रकार क्या होता है। देखो दो प्रकार का परावर्तन होगा यहाँ पर, परावर्तन के प्रकार, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन है ये। तो इसमें पहला वाला जो परावर्तन है ये साहब है विसरित परावर्तन, ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। और दूसरा है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन का मतलब है, नियमित मतलब ये नियम से चलने का मतलब नहीं है। यहाँ पर नियमित परावर्तन का मतलब है कि रेगुलेटेड है, यानी ये बिल्कुल सीधा आदमी है, जैसे सीधा ना, ये थोड़ा सा उतंग आदमी इधर उधर भाग जाता है, ये प्रकाश थोड़ा सा इधर उधर भाग जाता है, ये थोड़ा सा नियमित चलता है, जैसे आती है ना, मतलब इसका नियम ये देखो। सबसे पहली बात, ये कहाँ होगा पहले समझने, चिकनी सतह पर, अपना पृष्ठ बोला ना, चिकनी सतह या पृष्ठ पर, ठीक है। और ये जो होगा ये थोड़ा गड़बड़ आदमी है ना, इधर उधर फैल जाता है। इसका कारण क्या है कि देखो भाई, इसकी परिस्थितियां क्या है साहब, कि ये इसकी जो सतह तो चिकनी है बेचारे की, सीधी सीधी बढ़िया से आराम से, बड़े परिवार में पैदा होने वाला आदमी तो आराम से क्या दुख देखता है, ये वैसा आदमी चिकनी पृष्ठ पर हुआ तो आराम से परावर्तन भी इसका सीधा सीधा हो। ये विसरित परावर्तन क्या है कि इसकी जिंदगी बहुत कठिन है बेचारे की जिंदगी। हाँ, तो इसका मतलब यानी क्या है कि खुरदरे पृष्ठ पर ये होता है, बात समझ में आ गई। यानी पहली बात तो नियमित परावर्तन किस पे होगा? चिकनी सतह पर। और विसरित परावर्तन किस पर होगा? खुरदरे पृष्ठ पर। अब आप कहो सर इसको जल्दी जल्दी आप समझा दो, हमारे को तो पता नहीं क्या होता है। हाँ चलो सुनो, देखो पहले इसको समझा दो। नियमित परावर्तन, देखो परावर्तन क्या होता है, देखो ये आपका साहब, ये लो साहब आपका अपारदर्शी माध्यम, ठीक है साहब, समानांतर किरणें आई साहब, ये लो धड़ाधड़ किरणें, क्योंकि एक किरण तो आती नहीं, अभी बताया आपको, किरण पुंज जाती है, बिल्कुल ये जाएगी इधर, ये जाएगी इधर, ये जाएगी इधर। देखो समानांतर किरणें आई और वापस समानांतर का मतलब होता है दोस्तों, दो किरणों के बीच में कितना ही है ना, आगे बढ़ा दो इसको, इसको इधर ले जाओ लंका की तरफ, इधर भी लंका की तरफ ले जाओ, इन दोनों के बीच की दूरी यदि 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर रहेगी, समान अंतर, है ना, और ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। आगे बात समझ में, देखो चिकना पृष्ठ। अब साहब बता दो, इसके उदाहरण भी बता दो भाई। आपके घर में आपने क्या किसी को बढ़िया से कोई मान लो आपको गेट वेट को ना, लोहे की गेट को काले पेंट से रंग दिया बढ़िया से चिकना, कभी कभी वो उसमें चमक नजर आती है ना, तो वो आपका क्या कौन सा परावर्तन है? नियमित परावर्तन। अगर बार चल को पटके हो न पटके हो साहब, चल को, हाँ बिल्कुल, मिट्टू न पटक बाड़ो, तोता न पटक बाड़ो, तो वो कशो है, कांच भी चिकनो होगा साहब, तो चिकना में कशो परावर्तन है? नियमित परावर्तन। बिल्कुल खुरदरे में हाथ लगा दे, सपा शट चक देख बारगाल बिल्कुल चिकना है ना, हाँ शान को शानी परावर्तन। अब देखो विस्तृत परावर्तन, खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर क्या होता है साहब, ध्यान से समझना, ये लो साहब, ये खुरदरा पृष्ठ थोड़ा सा उभार वाला है ना, घर्षण पढ़ाई है आपने पाठ। हाँ, अब मान लो ये जो बेचारी किरण इधर आएगी ना, तो इधर से कहाँ टकरा के इधर चली जाएगी, थोड़ी इधर आएगी ना, ये किरण टकरा के इधर चली जाएगी, है ना। तो ये किरणें तो समानांतर आ रही है सारी की सारी, देखो समानांतर किरणें आ रही, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, यानी प्रकाश इसका क्या हो गया? फैल गया। प्रकाश क्या हो गया साहब? फेल हो गया। अब आप कहोगे साहब ये परावर्तन ज्यादा बढ़िया है या ये परावर्तन ज्यादा बढ़िया? दोनों ही बढ़िया है। इसका अलग उपयोग है। अगर आप देखो आपके घर के अंदर क्या लाइट होती है ना, आप बल्ब जलाते हो और आपके प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी दीवारें कैसी खुरदरी, वो खुरदरी दीवारों पर जब प्रकाश टकराता है ना, तो चारों तरफ फैल जाता है, तो आपको पूरा प्रकाश आपके क्या चारों तरफ आपको बढ़िया से नजर आता हर चीज। वरना आपका है ना, या बिल्कुल चिकनी चिकनी टाइला लगा दे एकदम, तो चारों मेरी आपके कहीं चलको ही चलको है, आप बैठ ही न सको। हाँ, या कांच लगा दो आपकी दीवारों के चारों तरफ, तो क्या होगा? चिकनी पृष्ठ बिल्कुल टकराया और सीधा एंगल बना के आपकी आंखों में, तो आप इधर उधर देख ही नहीं पाओगे, कमरे में बैठ ही नहीं पाओगे। इसमें दीवारें कैसी होती है दोस्तों? खुरदरी होती है, और खुरदरी दीवारों के कारण क्या था? प्रकाश चारों तरफ इधर उधर टकरा के जैसे फैला ना, इधर उधर चारों तरफ फैल जाता है, और यही प्रकाश अपने देखने के काम में आता है, ये देखने के काम में तो आता ही नहीं।
इसका कहीं अलग जगह उपयोग होता है। कहाँ उपयोग होता है पता है? हाँ, अभी राम मंदिर का देखा होगा तुमने, सूर्य तिलक किया था राम जी के, प्रभु श्री राम के। ये भी टेक्निक, ऐसी टेक्निक भी आएगी आगे चीज वो, हाँ उसमें भी परावर्तन का, जैसे इधर से सूर्य आया, इधर कांच लगा दिया ना, कांच लगा के इस प्रकाश को इधर मोड़ दिया, फिर यहाँ कांच लगा दिया, इधर मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ते 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 उस प्रकाश के किरण पुंज बनाकर भगवान श्री राम जी के यहाँ लगा दिया, और भगवान श्री राम जी का क्या हो गया, सूर्य तिलक हो गया। सूर्य ने उसके माथे पे यहाँ पे तिलक लगा दिया भगवान श्री राम का। बोलो राम जी की जय। अब इधर देखो, तो विस्तृत परावर्तन समझ में आ गया क्या साहब? एक बार इसकी परिभाषा ढंग से समझा दो ताकि हम याद कर ले। बिल्कुल भी बता रहा हूँ। देखो क्या बोलोगे, सबसे पहले तो आपको कौन सा प्रश्न है? खुरदरा प्रश्न है, बिल्कुल खुरदरा प्रश्न है ना। अच्छा एक चीज और, अब आप सोचो सर मुझे तो एक चीज और बता दो, ये तो किरणें इधर उधर भाग रही है, किरणें बेचारी सीधी साधी है, क्या ये भी परावर्तन के नियम का पालन करता है क्या? बिल्कुल हाँ, परावर्तन के नियम, दो नियम है, पढ़े आपने? हाँ, तो परावर्तन के नियम का ये भी पालन करता है और परावर्तन के नियम का ये भी पालन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई परावर्तन के नियम का पालन नहीं करे, दोनों ही परावर्तन के नियम का पालन करता है। ये भी ध्यान रखना, समझ लेना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है सत्य असत्य में कि विस्तृत परावर्तन परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता, तो आपको असत्य लगा के ना पालन करता है ना, दोनों ही पालन करते हैं। अगली बात समझ में? हाँ देखो, बड़े होके आराम से समझदार हो ही जाता है बेचारा, कितना ही नालायक आदमी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये खुरदरे पृष्ठ पर, तो आप क्या लिखोगे, जब भी कोई प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से टकराएगी, खुरदरे पृष्ठ पर टकराकर चारों तरफ फैल जाती हो, यानी वो वापस समानांतर नहीं जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन। विस्तृत का मतलब है विसरण, यानी होता डिफ्यूज यानी फैलना। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई यहाँ पर और थोड़ी देर बाद चारों तरफ उसकी सुगंध फैल गई, इसे कहते हैं विसरण, है ना, विस्तृत हो जाना, फैल जाना, है ना। हाँ बिल्कुल, थे भी घरे जार कहीं करो, थेला वेला न फा कर पसर फैल जाओ, यानी था को भी कहीं हो जाओ, विसरण हो जाओ, अच्छा न कर लो, बिल्कुल नहीं। हाँ, घर पे जाके पढ़ना, अभी बोर्ड परीक्षा आ रही है, सोना होना सब छोड़ो अभी। हाँ, तो खुरदरे जब भी पृष्ठ पर समानांतर किरणें आकर वापस समानांतर नहीं होती है, वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये तो क्या कहलाता है? विस्तृत परावर्तन, है ना। खुरदरे पृष्ठ उसमें आनी चाहिए चीज, और फैलने वाली चीज आनी चाहिए। नियमित परावर्तन की परिभाषा में दो चीज आनी चाहिए कि पृष्ठ कैसा होगा? चिकने। चिकने पृष्ठ से जो परावर्तन होने के बाद वापस समानांतर किरणें जाती है, उसे क्या कहते हैं आप? नियमित परावर्तन। बात समझ में आ गई दोस्तों? अभी मैं लिखा दूंगा ना, इसके बाद एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, अभी लिखा देंगे, इसको टेंशन मत लो आप, बढ़िया से नोट्स बनवा देंगे आपको, ये कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी। तो ये परावर्तन के प्रकार आपने पढ़ लिए। अब देखो इसके बाद क्या है आपकी, चलो मैं लिखा देता हूँ, एक काम करूँ, एक बार लिखा देता हूँ मैं, है ना, एक बार आपको इसको लिखा ही देता हूँ। हाँ भाइयों, तो मैंने बढ़िया शानदार आपको परावर्तन के प्रकार लिखा दिए, विस्तृत परावर्तन की परिभाषा और नियमित परावर्तन की परिभाषा। अब अगला टॉपिक है देखो, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो पहले तो मास्टर तू यह बता दिया कि भाई समतल दर्पण खेवे करने, समतल दर्पण होता क्या है? बिल्कुल, समतल दर्पण क्या होता है? आप घर पर रोज थोपड़ो देखता हो, सुबह उठता है, हाँ शानदार शुगला शुगला थोपड़ा दे देखता हो खुद का ही, नहीं नहीं बहुत चांद जैसे हो तुम तो, हाँ चांद जैसे चेहरे देखते होंगे ना सुबह सुबह जिस कांच में, वो ही कांच क्या है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई? समतल। उनका तल कैसा? समतल है। तो आप कहोगे सर मुड़े उड़े भी होते हैं क्या तल? बिल्कुल होते हैं, अवतल और उत्तल। आप 10वीं क्लास में जाओगे ना तब आप पढ़ोगे, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है, जिनके किनारे मुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये समतल बिल्कुल एकदम सपाट होते हैं, समतल होते हैं। आ गई बात समझ में समतल का मतलब? बिल्कुल, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब से सर क्या बिंब, और ये बिंब बोल रहे हो प्रतिबिंब बोल रहे हो, इनका मतलब पहले समझा दो। बिल्कुल समझा दो। जो वस्तु, ओरिजिनल वस्तु, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिंब हो, आप सुबह सुबह कांच के सामने खड़े हो, आप बिंब हो। आके बात समझ में? जो भी कांच के सामने खड़ा है, जो ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल माल है यानी बिल्कुल शरीर है, कोई भले वो किताब भी हो सकती है, डस्टर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो क्या है? वस्तु है। वो वस्तु ही क्या कहलाती है? आपकी बिंब कहलाता है। अगली बात समझ में? और प्रतिबिंब, वो फोटो जो कांच में दिखाई दे रहा है, जो कांच में आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, वो कहलाता है आपका प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। वो वास्तविक थोड़ी होता है वो, लेकिन प्रतिबिंब का यानी आपका उस फोटो उसमें नजर आ रहा है। अब ये कह रहा है इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसे कि आप ये बताओ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे, कि कैसे बनते हैं साहब? बिल्कुल, एक चीज तो देखो, सबसे पहले समतल दर्पण, अगर आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का शरीर, ये पूरी मशीन आपको देखनी है भाई, आपका सिर भी आ जाए, आपका पेट आ जाए, पैर आ जाए, और नीचे जूते उठे कैसे लग रहे हैं आपको, कैसे जम रहे हो, है ना, बड़े आराम से शानदार ड्रेसिंग वेसिंग करके जिमड़े जाते हो ना, तो पूरा अगर आपको शरीर देखना है आपका, तो कम से कम आपकी लंबाई का आधा, क्या बोला मैंने? आपकी लंबाई का आधा कांच होना चाहिए।
मान लो आप 10 फीट के हो, है ना, 10 फीट के तो होते नहीं है कि सर क्या बात करें, हम तो 5-5 फीट के भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मान लो जैसे आप 10 फीट के हो, तो वो कांच पूरा देखने के, आपका पूरा शरीर देखने के लिए, 10 फीट का शरीर देखने के लिए आपको कम से कम 5 फीट के कांच की आवश्यकता होगी, दर्पण की आवश्यकता होगी, कांच, है ना, समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। अगर मान लो आप 3 फीट के हो, है ना, गुटिया हो मान लो 3 फीट का, तो 3 फीट को आप तो कतरो हो गयो 1.5 फीट, है ना, तो आप 1.5 फीट को कांच की आवश्यकता है। पहली बात तो समझ में आ गई आपने, ओके साहब। और खुदा खुदा आप कांच की तरफ दौड़ जाओ, है ना, तो आप मान लो थोड़ा सा जी वेग में जा रहे हो ना, कांच में आपको जो प्रतिबिंब ना, आपकी छाया, वो आपको डबल दिखे, यानी आपको जिस वेग से जा रहे हो उस वेग से दुगनी रफ्तार से आते हुए आप दिखाई देते हो। पहली बात समझ में आ गई, ओके। आगे देखो कि साहब मैं छोटा दिखा या बड़ा दिखा कांच में, बिल्कुल आपकी जितनी लंबाई उतनी लंबाई आप कांच में दिखोगे, यानी बिंब और प्रतिबिंब का साइज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आगे बात समझिए, बिल्कुल बराबर होता है। अब आप देखो और क्या है, और बता दो सर इसके क्या क्या गुण होते हैं। हाँ, एक चीज कभी आपने देखी होगी समतल दर्पण में, क्या देखी है कि आप, है ना, आप सोचते हो मैंने मांग इधर डाल दी है, लेकिन है ना मांग इधर होती है वास्तव में, यानी आपका बायां भाग आपको दायां दिखाई देता है और दायां भाग आपको बायां दिखाई देगा, यानी इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व यानी साइड आपकी चेंज हो गई। अब आप कहोगे सब क्या मजाक कर रहे हो, एक काम करना, क्या करोगे, कल यहाँ काड़ा काड़ा पोत के जाना और कांच का सामने जाजू, और वो काड़ो कांच आप सोच रहे जाजू भाई मारा सीधा हाथू लगायो, मैं सीधा हाथू उमा आपने, है ना, आपका उल्टी साइड में नजर आए। खाल कर जो ये प्रयोग सबका सब, हाँ के लगा जाओ, काजल लगा लीजो, अटैक काड़ो काड़ो कोयलो रगड़ लीजो, हाँ कांच के सामने जाजो, आपका सीधा सोचो हाँ मैं सीधा हाथ पे लगा मिले सीधा हाथ में, लेकिन उमा खाना दी कि आपने उल्टो हाथ, यानी आपका जो बायां भाग है वो दायां और दायां भाग हमेशा बायां दिखाई देता है, इसे ही कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ये मैंने सारे समतल दर्पण के जो भी प्रतिबिंब देते हैं ना, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इनको। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। सीधे दिखते हो ना, ऐसे तो नहीं होगा पैर ऊपर हो गए हो माथा नीचे हो गया हो, है ना, ये दायां बायां जरूर दिखता है, लेकिन आपका सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है ना, यानी आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा। आप 3 फीट के हो 3 फीट के दिखोगे, 10 फीट के नहीं दिखोगे, या फिर 1 फीट के नहीं दिखोगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है, उतनी दूरी पर बनेगा जितना बिंब की, दर्पण से बिंब की दूरी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, इधर देखो कि मान लो ये आपका कांच है और यहां से कांच से आप अगर मान लो 1 मीटर की दूरी, यहां आप खड़े हो और आपकी दूरी है 1 मीटर, तो इधर कांच के पीछे भी आपकी जो फोटो दिखाई देगी ना, ये, हाँ ये जो जोकर पीछे दिखाई देगा ना आपकी फोटो वाला, ये भी कितनी मीटर से होगा, कहां से, इस दर्पण से। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको, हाँ क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ कि दर्पण से बिंब की दूरी 1 मीटर की है, तो बिंब और इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर इसकी है तो 1 मीटर इसकी होगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की। आगे बात समझ में, तो आप लिख सकते हो इसको, तो यहाँ ये भी समझा दिया। अब आगे देखो यह यदि बिंब v वेग से चल रहा है, कोई बता दिया आपको भाई, आप भाग रहे हो तो जी वेग आप भाग रहा हो, आप कांच में दुगड़ो दिखाई दे, तो v वेग से चलता है तो प्रतिबिंब दर्पण में 2v वेग यानी दुगने वेग से चलता हुआ दिखाई देगा, और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और पार्श्व परिवर्तन क्या, देखो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, समतल दर्पण में बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। आप क्या करोगे, आप कांच में एक तो आपका थोपड़ा पे लगा लीजिए, आप काड़ो काड़ो, हाँ तो आपने पता लग जाए, और एक आप कर जो बी बना जो बढ़िया सो एक कागज पे, और बी बना और एक कांच के सामने ले जाओ, यो कांच, तो आपने यो खई दिखाई दे, अशान को दिखाई दे। आ गई बात समझ में आ गई ना। आप अगर मान लो ना सी न देखो ना, यो कांच बीच में सी ईशान को दिखाई दे। अगली बात समझ में, ठीक है। एक बार है ना इको आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूं और स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। हाँ भाइयों, अब अगला टॉपिक है आपका कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो श्वेत यानी व्हाइट यानी सफेद है या रंगीन है, तो आपको कैसा दिखाई देता है। मान तो सुबह सुबह तो सूर्य तो लाल दिखाई देगा दिन में, फिर धोड़ हो जावे रात, फिर शाम को पड़ता पड़ता तो लाल दिखाई देने लगा। तो अब मन ध्यान हो ना साथ ही बताओ, तो भाई सबसे पहले ध्यान सुनो, जो रंग होते हैं ना, रंग सूर्य के, हाँ सूर्य के जो रंग या किसी की भी रंग है ना, मुख्य रंग होते हैं 7 रंग। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7, ये लो साहब 7 रंग होते हैं। आप तो अरे सौरभ तो मैं तो लाल सफेद भी समझा, सूर्य के रंग टोटल 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब, बे, जा, नी, है, पी, ना, ला, यानी बेंगनी, जामुनी,
नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आ गई बात समझ में? इतने रंग होते हैं, बेजानी है पीनाला, 7 रंग होते हैं। जैसे आप वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इंग्लिश में विबज्योर बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो वी से वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंग होते हैं। जब भी आप एक काम करना, आप 7 रंग लेके आना बाजार में से और इन सबको एक जगह मिला देना बढ़िया से, है ना। और मिलाने पर ये 7 रंगों का जो मिश्रण है ना दोस्तों, वो कैसा दिखाई देता? आपको सफेद दिखाई देता। कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का दिखाई देगा, व्हाइट, बिल्कुल सफेद। 7 रंग एक साथ जब मिल जाएंगे, वो कौन सा रंग दिखाई देगा आपको? सफेद। आ गई बात समझ में? तो 7 रंग जब एक साथ आपको, इसलिए आपको दिन में जो सूर्य का प्रकाश तेज होता है ना, 7 रंगों की ऊर्जा एक जैसी हो जाती, तो आपको कैसे दिखाई देते हैं? सफेद रंग के दिखाई देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको। हाँ, अब इसके बाद में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझ में समझो। देखो, आप इंद्रधनुष देखे हो, ये बारिश का दिन में? हाँ साहब देखे हो। तो मैं कई दिक्कत आई, वो मैं दिक्कत कई कोना भी सुनो। देखो, हाँ, एक है ना ऐसा कांच का प्रिज्म आता है। क्या आता है साहब? कांच का प्रिज्म आता है, ऐसे शंकु आकार कांच का, पिरामिड आकार का मतलब कांच का आता है। अब कांच में प्रकाश आर पार जा सकता है, इसके पीछे कोई लेप नहीं है ना। तो मान लो आप टॉर्च से यहाँ प्रकाश डालते हो ना, सफेद प्रकाश, तो ये सफेद प्रकाश, अब देखो ये कांच के अंदर जाएंगे ना, देखो इन 7 रंगों की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, अलग अलग होती है। तरंग दैर्ध्य आप पढ़ोगे आगे, तरंग दैर्ध्य होती है, आवर्ती होती है, ये सब चीजें होती है। तो ये क्या होती है? इन तरंगों की सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही जाएंगे ना, तो इनकी गतियां वास्तव में यहाँ की औकात भाजा हुई है। यहाँ की जो जो गति हो ना, वो गति हो, ये बाण खंड है। अब मान लो जी की गति ज्यादा है, शान शान, तो आप कहीं करो यो शान किरण कहीं हो, या जो 7 रंग, ये जो सफेद रंग की प्रकाश की किरण है, ये सफेद रंग। अब आपको अभी भी समझ लिया आपने भाई, सफेद रंग का मतलब 7 रंग मिक्स है। अब जैसे इससे बाहर निकलेंगे ना, ये सारे नालायक, ये 7 अलग अलग हो जाएंगे। 7 क्या हो जाएंगे? अलग अलग। क्या हो जाएंगे? 7 अलग, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। और ये इस प्रकार से बेजानी है पीनाला, यानी सबसे ऊपर लाल और नीचे बैंगनी रंग, 7 रंग में बढ़ जाता। और ये साहब क्या गजब बात, 7 रंग में, हाँ बिल्कुल 7 रंग में बढ़ जाता है ये सफेद रंग। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हो? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हो साहब? वर्ण विक्षेपण। कि जब भी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष बनने की कंडीशन क्या होती है? देखो, उसमें भी 7 रंगे है ना, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? एक तरफ वहां क्या होनी चाहिए? हल्की बारिश होनी चाहिए, हल्की धूप होनी चाहिए। समझ में आ गई ना? जब धूप होती है, सूर्य सब महाराज जब, है ना, आपका सूरज चाचू, हाँ बिल्कुल, अपना जो चाचा जी है वो थोड़ा थोड़ा उदय हो, मतलब सॉरी, इसका उदय होना होता है, यानी इसमें प्रकाश निकलता है। इधर आपकी जो प्रकाश, पानी की जो बूंदे हैं, ये पानी की बूंदे किसका काम करती है साहब? प्रिज्म का। ये जो पानी की बूंदे हैं किसका काम करती है? प्रिज्म का। जब ये पानी की बूंदे रूपी प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरेगी ना दोस्तों, तो इससे गुजरने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और एक बूंद, इतनी हजारों बूंदे होती है, लाखों, है ना, तो लाखों बूंदे से गिर के 7 रंग एक साथ मिलते हैं और आपको इतना बड़ा इंद्रधनुष दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? इंद्रधनुष बनने की कॉन्सेप्ट। हाँ, ये पानी की बूंदे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश किरण इनसे टकराकर वापस बाहर निकलती है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसकी आप घटना प्रकृति में देखते हैं, इंद्रधनुष। अब इसको वैसे लिखाने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप भले लिखा देता हूं, एक बार लिख लेना इसको, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है, तो उससे निकलने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त, यानी बट जाती है, विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म है,
ये श्वेत प्रकाश की किरण, ये लिख रहा हूँ श्वेत प्रकाश की किरण, ये प्रिज्म है, ठीक है। और ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बैंगनी है ना, दूसरी ये जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। या इंग्लिश वाले VJYOR है ना, विबज्योर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, वैसे कभी प्रश्न नहीं पूछते इसका, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो ना इसको। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है, अपनी आँखियां, डबोला, नेत्र, नयन, हाँ चंचल नयन से चंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भर भावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ। आओ तो चली ही जाओ, जाओ तो चली ही जाओ, आकर के जाओ या फिर जाकर के आओ ना, आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। अजी मार साहब आज कई वरियो था ना, कई नोरियो साहब, नेत्रों की संरचना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नेत्र बहुत ही शानदार है ना, अपने संसार को देखने के लिए नेत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद, इसकी डिटेल से ज्यादा इसका डायग्राम, चित्र, हाँ इसका चित्र याद कर लेना दोस्तों, परीक्षा में छपेगा छपेगा छपेगा, 100% छपेगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें या मानव नेत्र का चित्र बनाइए। आ गई बात समझ में। लेबल्ड डायग्राम आपको पूछेगा कि नेत्र का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, तो आपकी इसकी चित्र की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके नामांकित होना चाहिए। हाँ आग बना के आ जाओगे वहां यार शाम को डबोड़ो नहीं, अच्छा न चला काम, तो आपको नामांकित बनाना होगा। अब आंखें के बारे में आप सुनो, आपकी आंखें दिखाई दे रही है, हाँ डबोड़ा न खोलो, कांच के सामने लाओ और देखो, हाँ कैसी दिखाई दे रही साहब, बाण बिल्कुल गोल गोल दिखाई दे रही, बिल्कुल दिखाई दे रही साहब, और एक सफेद कलर की भी दिखाई दे रही, बिल्कुल दिखाई दे रही साहब। हाँ अब देखो, यह जो बाण दिखाई दे रही, या सफेद सफेद आपने, यानी आपके लिए हमारी आंखें कैसी होती है, गोलाकार होती है। आंखों के ऊपर ये पलके हैं कि नहीं है, ये पलक है ना। कोई भी आपकी मान लो तेज प्रकाश है, आपकी आंखें बंद हो जाती है इस प्रकार से, या फिर कोई मान लो आपके इधर उधर धूल मिट्टी उड़ रही है तो बंद हो जाती है, यानी आपकी आंखों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, आपकी आंखों को हानि पहुंचाने से बचाती है, ठीक है। तो ये आंखें की पलकें हो गई, और आंखें कैसी हो गई, गोलाकार होती है। अब गोलाकार हो गई साहब, अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, बिल्कुल ना एक एक शब्द याद करते हुए जाना, फिर याद करना आपको कोर्निया, क्या याद करना, कोर्निया, कि आपका जो स्वच्छ मंडल है जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है कोर्निया। हाँ और आपने है ना बहुत ऐसे कई एड देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी होते हैं जो अपने नेत्रदान करते हैं ना, नेत्रदान महादान है ना, इस प्रकार के स्लोगन भी आपने सुने होंगे कि नेत्रदान करने चाहिए साहब, नेत्रदान करने चाहिए। देखो नेत्रों की 2 क्वालिटी बताऊं आपको, नेत्रों की एक क्वालिटी तो क्या है कि आप इस संसार को देख पाते हो, दूसरा क्या है साहब कि आपका शरीर का एकमात्र ऐसा ये अंग है आंखें, जो जैसे आप पैदा होते हो ना उतने आकार की रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती। याद रखना, आपका चेहरा बढ़ जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों की देखे मोटी मोटी आंखें होती हैं, आंखें तो वही होती है, उनका चेहरा छोटा होता है इसलिए आंखें मोटी दिखाई देती है, जो अच्छे लगते हैं अपने को, है ना। हाँ आंखें कभी बढ़ती नहीं है। तो यहाँ आ जाए तो अपना जो स्वच्छ मंडल है बाहर से, ये आपका पारदर्शी जो है, ये आपको बाहर से जो दिखाई दे रहा है जो भी, वो सब क्या है, कोर्निया है। क्या दोस्तों, कोर्निया। और जब नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान महादान, तो उसमें कोर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है दोस्तों, कोर्निया का दान किया जाता है। हाँ तो पहला अपना सबसे बढ़िया चीज जिसको याद करने के लिए है ना, ये जो पॉइंट है ना, इनको आंख के बारे में मेरा मानना है कि ये पॉइंट आप याद कर लोगे ना तो इसकी डिटेल लिख दोगे। तो पहली चीज क्या होती है, आंखों में कोर्निया होता है साहब, कोर्निया, नेत्रदान में कोर्निया ही दान किया जाता है। आ गई बात समझ में। अब साहब इस कोर्निया के पीछे क्या होता है, कोर्निया के पीछे साहब होता है मांसपेशियों की बनी एक परितारिका होती है, परितारिका, परितारिका है ना, जिसको अंग्रेज है ना, अंग्रेज बेचारे अंग्रेजी पढ़ने वाले बोलते हैं इसको आइरिस। क्या बोलते हैं इसको, आइरिस। ये जो आंखें इस प्रकार से आपने देखी होगी कि ऐश्वर्या राय की आंखें, अक्षान की साहब शानदार शानदार, कशान की आंखें माजरी माजरी आंखें है ना अक्षान की। तो ये जो आंखों का जो रंग होता है ना दोस्त, ये किसके कारण होता है, ये आंखों का रंग नहीं होता, वो वास्तव में किसका रंग होता है, आइरिस का रंग। जैसे मेरी आंखें आपको काली दिखाई दे रही होगी है ना, किसी आंखें नीली होती है, किसी की आंखें हरी होती है ना, या मंजर कलर की यानी बुरी बुरी रंग की होती है। तो वास्तव में जो जो कलर होता है वो किसका कलर होता है, परितारिका। अगर आपको एग्जाम में छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से बताइए कि भाई आंखों का रंग निर्धारित कौन करता है, आंखों का रंग किसके हिसाब से होता, तो कोर्निया दे दिया, परितारिका दे दिया, पुतली दे दिया ना, रेटिना दे दिया, तो आप क्या
किस पे टिक मारोगे? परितारिका पर। आ गई बात समझ में? अब देखो ये जो आपकी परितारिका हो गई ना, अब देखो ये परितारिका में ये क्या हो गया, ये जो बीच में गैप जो छूट रहा है, ये छिद्र है छोटा, ये थोड़ा छिद्र बड़ा बना दिया मैंने, बाकी ये छोटा होता है ना, ये छिद्र जो है, इस छिद्र को क्या कहते हो साहब आप? इस छिद्र को कहते हो पुतली। क्या नाम है इस छिद्र का? पुतली। क्या नाम है साहब? पुतली। अब इसके क्या होता है, इसके पीछे की तरफ क्या होता है? एक लेंस होता है। इसके पीछे की तरफ क्या है साहब? एक लेंस है। क्या है? लेंस है। वो जो लेंस होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार का, यानी किनारों पर तो देखो पतला है और बीच में से कैसा है? मोटा। यानी इस लेंस को कहते हैं साहब, दर्पण नहीं है, ध्यान रख लेना, लेंस है। हाँ, दर्पण के तो प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है और लेंस में प्रकाश आर पार जाता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है आंखों में? मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ना दोस्तों, इस आंख के इस लेंस के पीछे, इस लेंस के पीछे क्या होता है? देखो इस लेंस के पीछे होता है पर्दा, यानी रेटिना, जिस पर फोटो बनेगी। ये है साहब रेटिना, है ना। ये रेटिना ना बहुत सारी मांसपेशियों की या कोशिकाओं की बनी होती है ना। जो इनमें दो कोशिकाएं होती है साहब रेटिना में। क्या कौन सी कोशिकाएं होती है साहब? दो कोशिकाएं होती है, एक शंकु कोशिका होती है और एक शलाका कोशिका होती है दोस्तों। कौन सी? शंकु और शलाका। ये नाम याद कर लेना, बाकी सब चीजें धीरे धीरे याद आ जाएंगी। शंकु जानते हो ना? शंकु, हाँ कोण, आपने कोण खाया होगा ना, आइसक्रीम वाला कोण, हाँ, या जोकर की टोपी पहनी होगी है ना, बर्थडे के अंदर जोकर की टोपी पहना देते हैं अपने को, जैसे आकार की वो जो टोपी होती है ना, वही शंकु होता है। तो ये शंकु और शलाका। देखो शलाका है ना, शलाका, आप शलाका ऐसे याद कर लेना, जैसे कोई मान लो लकड़ी, उसको रात में आप जला रहे हो, है ना, मसाल मसाल, देखो मैं साल, है ना, मसाल। तो ये साल, ये सल मसाल है ना, ये साला से शलाका याद कर लेना, शलाका, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, कहीं भी आप टेक्निक लगा लेना, यानी वो रात में जलाई जाती है। यानी ये जो चीज आती है ना, ये देखने किसमें काम आती है? रात में, रात में देखने में, यानी कम प्रकाश में देखने के लिए शलाका उपयोगी है ना। और शंकु क्या होते हैं? शंकु क्या होते हैं दोस्तों? दिन में देखने के लिए। किसमें? दिन में देखने के लिए, अधिक प्रकाश में दिन में अधिक प्रकाश होता है तो अधिक प्रकाश में देखने के लिए शंकु होता है। देखो शलाका आपको रात में दिखाई तो देता है, लेकिन उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। जैसे उल्लू होते हैं ना, उल्लू, उल्लू हो गए, चमगादड़ हो गए, इनको रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी उनकी शलाकाएं बहुत जोरदार है। उनमें शंकु थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, दिन में नहीं दिखाई देता उनको, उल्लू को। इसलिए जो रात में जगने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? उल्लू होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, कॉर्निया हो गया, परितारिका हो गया। अब अपने को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अब देखो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जब भी इस आइरिस के अंदर जो छेद है, जिसको आपने पुतली कहा था, इसको आइरिस का द्वार या पुतली कहते हैं। अब इसमें से होके प्रकाश गया, फिर प्रकाश कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा, लेंस से होते हुए रेटिना पर आपकी फोटो बनती है। ये क्या है, पर्दा है, ये आंख का पर्दा है साहब, ये बिल्कुल आंख का पर्दा है ना। बात समझ में आ गई, आंख का पर्दा किसे कहते हैं, आप रेटिना को। यहाँ पर आपकी फोटो बनेगी, आप जिसको भी देख रहे हो, ये आपके जो कैमरे है ना, हाँ, इससे बड़ा पिक्सल दुनिया में कोई नहीं, कितने अच्छे कैमरे लियो, आंखों से बड़ा पिक्सल कुछ नहीं। हाँ, तो रेटिना जो है, अब रेटिना क्या कहलाता है, पर्दा आपका। इसमें दो कोशिका होगी, इनका नाम याद रखना, शंकु और शलाका। देखो शंकु यानी जो अधिक प्रकाश में देखने में काम आए, और शलाका मतलब कम प्रकाश में देखने के काम में आए। और शंकु की एक चीज और होती है दोस्तों, ये रंगों को पहचानने का काम भी करता है, रंगों को पहचानने का काम, पहचानने का काम, है ना, रंगों को पहचानने का काम। आपने सुना होगा एक रोग होता है, कौन सा रोग, वर्णांधता रोग। वर्णांधता रोग में क्या होता है, वर्ण यानी रंग, उसमें अंध हो जाए, कौन सा रंग, लाल और हरा। ये लाल और हरा, ये जो लाल हरा होता है ना, ये शंकु जिसके डिस्टर्ब हो जाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, वो लाल को हरा दिखाई देता है और हरे को लाल दिखाई देता है। तो आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, जब भी लाल कलर का आपको दिखाई, लाल कलर, आपको गाड़ी चला रहे हो, लाल कलर दिखो, आपको तो चलानी नहीं है, आप तो छोटे हो, अगर बड़े बच्चे, बड़े जब 18 के हो जाओगे ना, माता पिता के पीछे कभी बैठे होंगे, तो आपको जब ट्रैफिक लाइट में लाल कलर दिखाई देता है, तो आपके पापा क्या करते हैं, उस ब्रेक मार के गाड़ी को रोक देते हैं। यानी लाल कलर का मतलब होता है रुकना, और हरा का मतलब होता है कि हाँ भाई अब चलो, बिल्कुल ट्रैफिक का लिया, आप भागो आगे। हाँ, अब मान लो कोई वर्णांधता वाला रोग का आदमी, जिसके शंकु डिस्टर्ब हो गए, लाल हरे को पहचान ही नहीं पा रहा हो, तो वो क्या करेगा, मान लो ट्रैफिक चले, वहां पर लाल लाइट आ गई, अब उसको तो वो क्या दिखेगी, हरी, तो ट्रैफिक में घुस जाएगा हरी, और किसी को ठोक देगा, खुद भी ठोक जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। अगली बात समझ में, ट्रेन चला रहा, मान लो कोई ट्रेन है ना, ट्रेन चलाता, अब उसमें मान लो लाल लाल झंडी दिखा दी, लाल कलर की, लाल झंडी का मतलब उस ट्रेन को रुकना है। अब वो रुकने की बजाय क्या कर देगा दोस्तों, स्पीड बढ़ा देगा, क्योंकि उसको तो हरी दिखाई देगी, हरी का मतलब भाग भाई, हाँ गो, तो वो भागेगा तो कहीं किसी को ठोक देगा, और ट्रेन में इतने आदमी, समझ गए बात को। तो ये चीज है, अब इसको है ना अपन लिख लेते हैं, चलो इसको पहले ना पूरा कर लेते हो, चलो ठीक है। अब देखो आंख की बात क्या करते हैं, आंख में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, एक चीज और से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई आंख ना कितना दूर देख पाता है,
आंख आंख कितना दूर देख पाता है, तो अनंत देख पाता है साहब, कितना ही दिखा लो। सूर्य को देख रहे हो 15 करोड़ किलोमीटर अपने से, चंद्रमा को देख रहे हो और कितना दूर देखोगे, तारे को देख रहे हो, है ना, अनंत दिखाई देता है ना। और नजदीक कितना दिखाई दोगे दोस्त, नजदीक, हाँ 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपको जो निकटतम बिंदु होता है आपको देखने का, वो कितना होता है साहब, 25 सेंटीमीटर का होता है। यानी 25 सेंटीमीटर के अगर मान लो आप पास ले आए ना, तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो 25 सेंटीमीटर से दूरी आपको दिखाई देगी। यानी निकटतम बिंदु कितना होता है आंखों का, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और एक चीज और बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लो आपने, है ना, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, बहुत सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, है ना, बहुत सारे कॉमेडी के वीडियो देखते होंगे। तो वो क्या वीडियो है क्या दोस्त, वो वीडियो नहीं है, वो फोटो। और सर भाई पागल हो जाएगा यहाँ हैं, अगर कविता कर जाओ, खदे ही खेल जाओ, आज बता वीडियो फोटो, अरे फोटो ही है दोस्त। अब आप सुन मेरी बात, जब कोई भी अपन फोटो या इमेज या किसी को भी देखते हैं ना, तो अपनी आंखों में है ना, उसकी जो छाया या प्रतिबिंब है ना, 1/16 सेकंड के लिए अपनी आंखों में रहता, इतने कम समय के लिए। यानी 1/16 सेकंड के 16वें हिस्से में, जैसे एक रोटी उसके तुम 16 टुकड़े कर दो, तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, 1/16वां भाग। तो ऐसे ही मान लो ना, 1 सेकंड के 16 टुकड़े कर दिए, उसका एक भाग, अगर सेकंड के 16 टुकड़े कर दिए, तो उसका जो उसका जो 16वां भाग है, वो 1/16 सेकंड कहलाता है ना। तो 1/16 सेकंड तक आपकी आंखों में उसकी फोटो दिखाई देगी। अब मान लो ऐसा कोई यंत्र लगा दिया कि धड़ाधड़ 16 फोटोज है ना, एक साथ 1 सेकंड में तुम्हारे 16 फोटो भेज दी, तो वो आपको है ना वीडियो दिखाई देगा, ऐसा लगेगा वो चलचित्र चल रहा है। आ गई बात समझ में। और ये है ना, फिल्म चलाने वाले या वीडियो बनाने वाले, इनमें एक यंत्र होता है, ये 1 सेकंड में लगभग 24 फोटो भेजते हैं। तो जो 24 फोटो भेजते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो फोटो चल रही है, और आपको चलचित्र, यानी हिंदी में चलचित्र, और आपको क्या दिखाई देगा दोस्त, वीडियो दिखाई देगा। लेकिन वीडियो नहीं है, वो फोटो है, फोटो है ना, धड़ाधड़ फोटो भेजते हैं उसमें। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब इसको लिख लेते हैं ना एक बार। हाँ भाइयों, देखो मैंने नेत्र की संरचना बढ़िया से समझाई है, और यहाँ पे मैंने नोट्स लिख दिया है ना। थोड़ा सा मैंने जैसे कॉर्निया, परितारिका, ये जो शब्द आपको याद रहे, उत्तल लेंस, रेटिना, शंकु, शलाका, ये आपको याद रखने के हिसाब से इनको मैंने अलग कलर से लिख दिया, ताकि ये आपको याद रहना चाहिए। ये सब तो कम से कम मुझे याद रहना चाहिए ना। अच्छा, ये यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, थोड़ा सा, परितारिका आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। कैसे, आपने देखा वो परितारिका है ना, उसके चारों तरफ होती, बीच में एक छिद्र होता है जहां से प्रकाश जाता है, अभी बताया था। तो आप कभी देखा होगा आपने इस प्रकार से कि आप कभी, बिल्कुल अगर मान लो भी सर्दियों के दिन है ना, आप छत पे बैठते होंगे तेज धूप के अंदर, और जैसे ही तेज धूप के अंदर बैठते हैं, तो भाई आपको तो उजाला इतना नहीं चाहिए, है ना, तेज धूप के अंदर, तो वो आपकी जो परितारिका वो क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ेगी, तो मान लो परितारिका, जैसे परितारिका, ये परितारिका अगर मान लो सिकुड़ेगी, तो ये वाला जो छिद्र होगा ये भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब छोटा हो गया, तो आपको कम प्रकाश अंदर जाएगा, है ना, वरना हानि हो जाएगी, इतना तेज प्रकाश अंदर जाएगा। तो अब मान लो मम्मी ने कहा बेटा जा नीचे से ना यार पानी भर के लिया, और मेरे को पानी की प्यास लग रही। अब नीचे गया, नीचे दिखते हुए अंधा हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी जो ये जो परितारिका थी वो सिकुड़ गई थी, और सिकुड़ने के कारण उसका छिद्र कम हो गया था, जिससे प्रकाश से कम जा पा रहा था। अब नीचे गया तो नीचे तो कम प्रकाश है, और नीचे कम प्रकाश है, पहले अपने तो आंखें बंद हो गई साहब, तो प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो अपने को दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ी देर तो अपने को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे परितारिका वापस फैलती है, और वो छिद्र बड़ा होता है, और कम प्रकाश भी आंखों में जाता है, फिर दिखाई देता ना। ऐसे तो कभी कभी आप गिर गए होंगे इसी तरीके से, हाँ। और जब आप कम प्रकाश में देखिए, बढ़िया आराम से परितारिका खुली रहती है, तो छिद्र से बढ़िया प्रकाश जाता है। एकदम से आप तेज प्रकाश में चले गए, तो आपकी आंखें ऐसी हो जाती करके, या धूप में आप ऐसे ऐसे करके देखते होंगे ना, हाँ, तो आंखें छोटी हो जाती है, तो एकदम से ये डिस्टर्ब हो जाता है मामला। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। परितारिका सिकुड़ेगी तो छिद्र कम हो जाएगा, तो प्रकाश भी कम जाएगा। परितारिका फैलेगी तो छिद्र बड़ा हो जाएगा, यानी पुतली बड़ी हो जाएगी, तो प्रकाश भी अधिक जाएगा। आ गई बात समझ में। और देखो ये मैंने लिख दिया इधर। अब ये एक चीज है, देखो यहाँ क्या होता है, देखो 2 प्रकार के आपके यहाँ पर दोष है, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जैसे बहुत सारे हो गए ना, आपको चश्मे वाले दिखाई देंगे, आसपास के भाई साहब जो ज्यादा पढ़ते हैं, टीवी देखते, पर्दे से नहीं होता पैसा, टीवी मोबाइल देखते चश्मा लगता है, ध्यान रख लेना, हाँ। और देखो सुनो, अब क्या होता है कि मान लो बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, पास का तो बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा दूर का होगा वो उनको दिखाई नहीं देगा। तो नाम तो है कि दूर का नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस दोष का नाम यहाँ क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ऐसा लगता है भाई यार कोई ना कोई निकट दृष्टि दोष, यानी निकट का नहीं दिखता होगा, नहीं भाई, इसका उल्टा, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का तो दिखेगा उसे, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा।
तो उसको कौन सा वो जो चश्मा लगाते हैं ना, दूर का नहीं दिखाई देने वाला, कम उम्र में लगता है 40 से पहले, तो इसे कहते हैं अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस लगा लेते हैं तो उनको बराबर दिखाई देता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे 40 साल के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, उनको आपने देखा होगा, आपके बूढ़े बूढ़े मार्ट साहब होंगे, है ना, स्कूल में पढ़ाते होंगे, वो पहले चश्मा नहीं लगाते, लेकिन किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता है, यानी उनको पास की चीज नहीं दिखाई दे रही, दूर की तो दिखाई दे रही है, पास की नहीं दिखाई दे रही है ना, तो पढ़ने टाइम पे वो चश्मा लगाते हैं, है ना। तो यानी वो जो होता है वो कौन सा दोष होता है भाई, उनको दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है, जो दोष है यहाँ उल्टा है, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। मतलब दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस। एक जैसे अम्लक्षार की भी एक विधि है ना दोस्त, उससे यहाँ एक विधि बना सकते हैं, अनीला। अब अनीला में तो वैसे अम्ल जो होता है ना, नीले को लाल कर देता है, लेकिन इसकी भी एक टेक्निक बन सकती है, देखो ऐसे होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और नी से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ला से ये लेंस समझ सकते हो ना, दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। यानी अवतल लेंस किसके लगेगा, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा ना, तो ये ठीक है, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं पूछे आपसे, फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब अंतिम चीज जो आपको छोटी छोटी चीजें लेकिन मेरे हिसाब से कभी कभी पूछ ली जाती है, तो क्या होता है भाई, चाक्षुष विकृति। जैसे बहुत सारे जो अंधे व्यक्ति होता है ना बेचारे, अब वो अंधा व्यक्ति अपना जीवन कैसे चलाए भाई, आप तो पढ़ लेते हो, है ना, पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाते हो, बेचारे जो अंधे व्यक्ति है वो पढ़ नहीं पाते हैं, अब वो कैसे क्या करें। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, वो भी खुद आंख के अंधे थे। अब आंख के अंधे थे तो उन्होंने इसकी परेशानी महसूस की, भाई जिसके जो परेशानी होती है ना बेटा, वो उसी को ही महसूस, भाई कोई गरीबी, मान लो एक अंबानी का लड़का है ना, तो वो गरीबी को क्या समझेगा, गरीब आदमी तो गरीबी को समझेगा, भाई गरीबी की तकलीफ क्या होती है ना, जिसके पैर नहीं है तो पैर की तकलीफ समझेगा, पैर का महत्व समझेगा, भाई पैर का क्या महत्व होता है। जो आंखें से मान लो कोई अंधा व्यक्ति है ना, तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, इधर उधर किसी के सहारे चल रहा है, कोई उसको हाथ पकड़ के चला रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, कमा के खा नहीं पा रहा है, तो उसको उसको तकलीफ हुई एक आदमी, जिसका नाम था लुइस ब्रेल। क्या नाम था दोस्तों, लुइस ब्रेल। अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने सोचा मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। उसके मम्मी पापा ने, गुरुजनों से उसने खूब हेल्प की दोस्तों, और उन्होंने एक है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना देवनागरी लिपि जो लिखा हुआ उसको आप पढ़ रहे हो कि ये ए है कि बे है, ऐसे ना डॉट डॉट बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे डॉट 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 से करके एक लिपि बनाई जाती है। उस लिपि का नाम दोस्तों क्या है, ब्रेल लिपि। क्या है दोस्तों, ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है दोस्तों, ब्रेल, यानी अंधे व्यक्ति भी पढ़ सके। अब साहब आप तो कह रहे हो अंधे व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकते, फिर कैसे पढ़ेंगे, ब्रेल का ही महत्व। अरे भाई वो छूटते हैं, उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के उभार होते हैं ना, उभार, जैसे मान लो आप कागज ले लो और कागज पे मान लो आप रेत को चिपका दो तो आपको उभरी उभरी चीजें दिखाई देगी ना, ऐसे उस कागज पे उभरे उभरे अक्षर होते हैं, उनकी एक विधि है दोस्तों, है ना, अलग, तो उनको इनकी भी पढ़ाई होती है ब्रेल लिपि पे। तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया ताकि है ना अंधे व्यक्ति भी क्या कर सके, पढ़ सके। तो उसको ऐसे स्पर्श करके, आंखें तो बंद होती है, पर उसको छू के समझ सकते हैं कि ये स लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, अंकुर जी सर हमें नेत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, ऐसे वो पढ़ सकते हैं ना आराम से उस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ कभी प्रश्न पूछा है चाक्षुष विकृति को, इनको सम्मान से बोला गया। मोदी जी ने भी पता है आपको, पहले विकलांग बोलते थे, पैर से विकलांग है, आंख से विकलांग है, तो उनको एक नया शब्द दिया दिव्यांग। ये विकलांग नहीं है, क्या है, दिव्यांग। तो इसलिए अंधे व्यक्ति, कोई किसी को बेचारे को अंधा कहे उसको गुस्सा आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति। कौन सा बोला जाता है, मैं अंधा तो मैंने आपको समझने के हिसाब से बनाया, चाक्षुष, चक्षु यानी आंखें, है ना, विकृति यानी उसमें कोई ना कोई खराबी है। तो चाक्षुष विकृति व्यक्ति अंधे यानी अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी लिपि, भाई वो किससे पढ़ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए भाई कौन सी लिपि द्वारा पढ़ते हैं, तो कौन सी लिपि है दोस्तों, ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है, ब्रेल लिपि। देखो मैंने है ना इसका बढ़िया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैंने ना ये पूरा पार्ट आपको बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया है ना, तो बढ़िया से रट लेना इसको, और फिर भी आपके कोई दिक्कत समझ में नहीं आए तो बढ़िया, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, इनको जो नोट्स बनाए उनको बार बार रट लेना है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अपन 13 पार्ट पढ़ेंगे, और 13 पार्ट में बहुत अधिक नोट्स नहीं है, लगभग 25 से 30 पेज के ही नोट्स हैं, उनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, और इस क्लास को एक बार बढ़िया से 2x में सुन लेना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा मामला समझ। वैसे मैं खुद भी 2x ही हूँ, है ना, पर फिर भी आप सुन लेना एक बार 2 बार इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, पर मैं तो मानता हूँ देखो अगर आपने सुन के आपका भला हुआ ना, तो किसी अगले आदमी को शेयर करो, कर भला तो हो भला, तो आपका भी अच्छा भला होगा ना। तो आपको आप जो याद करोगे दोस्तों को, आपको परीक्षा तक याद रहेगा, किसी का भला करोगे तो, इसलिए इसको बढ़िया से शेयर कर दो, दोस्तों को बताओ, नए मार्ट साहब आए, अंकुर जी सर बढ़िया मेहनत करें देखो आपके लिए। हाँ यूट्यूब पे आप काफी वीडियो देखना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर ना बहुत सारे होते हैं जो
ऐसे आपकी सामने पीडीएफ बना के वो बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी टीवियों में चला के कर लेते हैं, पर यहाँ देखो प्रॉपर मेहनत करके आपके सामने नोट्स बना के और यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखो एक एक चीज लिख रहा हूँ, है ना। तो इस मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जय सिया राम, बांके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं कल।